22 अप्रैल 2025 की ये बात है। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक इलाका लगता है पहलगाम। लगभग 6 या 8 किलोमीटर दूर एक जगह है बाईसरन घाटी, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पर देश भर के लोग घूमने के लिए आए हैं। लगभग 2000 से ज्यादा लोगों की तादाद थी। दोपहर का समय था और इसी बीच में 3 आतंकवादी आधुनिक हथियारों के साथ आते हैं और लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देते हैं। जो हिंदू थे उनको मार रहे थे, उनके सटीक बिल्कुल सर पर निशाना लगा रहे थे, और जो मुसलमान थे उनसे कह रहे थे कि जरा कलमा सुनाओ। जो कलमा सुना पा रहा था उसको छोड़ रहे थे और बाकियों को उन्होंने गोलियों से भुनना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने 26 बेकसूर लोगों को मार दिया। एक उसमें नेपाली भी शामिल होता है और उसके बाद उनकी जो विधवाएं होती हैं वो वहां पर रोती चित्कार करती हुई चिल्ला रही थी। वो आतंकवादी उनसे कह रहे थे कि जाकर मोदी को बता देना, कह देना। बस ये मामला था कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। लेकिन एक फोटो ऐसा था जो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा था जहां पर वो फोटो नहीं पहुंचा। हरियाणा के करनाल का एक गांव है भूसली। वहां के रहने वाले नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल वो जमीन पर पड़े हैं। उनको गोली मार दी गई थी। उनकी पत्नी बिल्कुल पास में बेसुध हालात में बिल्कुल बदहवास सी बैठी हुई थी। किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। शायद वो समझ ही नहीं पाई होंगी कि आखिर ये सब इतना जल्दी क्या हो गया। ये फोटो बहुत बड़ी कहानी बयां करता है अपने आप में, बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और इसके बाद इस फोटो ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। सबकी आंखों में आंसू भर दिए। इसके बाद जब ये कहानी पहुंच जाती है सऊदी अरब में, सऊदी अरब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा था। दौरे को बीच में ही छोड़कर वो तुरंत भारत लौट आते हैं और उसके बाद फिर अपने कुछ खास लोगों के साथ बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या किया जाए। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता है और वो तारीख आती है 3 मई 2025। दिल्ली साउथ ब्लॉक के अंदर एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह, नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये सब आपस में मीटिंग करने के बाद एक बात तय करते हैं कि इस हमले का बदला कैसे लिया जाए। और उस हमले के बदले का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद जो होता है वो पूरी दुनिया देखती है और इस ऑपरेशन सिंदूर की कहानी आज अपनी कहानी के माध्यम से आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। आखिर आज भारत के सैन्य यानी जो हमारे सैनिक हैं, सेना ने क्या कर दिखाया है। वाकई काबिले तारीफ, वो दिल से एक सम्मान के हकदार हैं। पूरी कहानी के जानने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई कुछ अलग नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी सेना वहां पर लड़ी है। नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। आज की जो कहानी है वो जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और 7 मई 2025 की ये बात है, इसकी भी एक तारीख तय कर दी जाती है। देश भर के लगभग 244 जिलों को एक संदेश दिया जाता है कि अगर आपातकालीन स्थिति आ जाए तो गांव, शहर, आम आदमी से लेकर खास आदमी, सेना का हो या फिर कोई भी हो, इस आपातकालीन स्थिति से कैसा निपटा जाएगा, इसके लिए सबके सब लोग तैयार रहें। और तैयार रहने की बात कही जाती है। एक तरफ पूरे देश को आपातकालीन स्थिति के बारे में बताया जाता है, जगह जगह पर मॉक ड्रिल्स होने लगती हैं, जगह जगह सारी तैयारियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारी की सारी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, हॉस्पिटल्स थे, सारी की सारी तैयारी पर की जाती है। उधर पाकिस्तान की मीडिया एक कहानी पेश कर रही थी। वो कह रहे थे कि मॉक ड्रिल के नाम पर दरअसल पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मानो दबाव इतना बनाया जा रहा है जैसे क्या पाकिस्तान डर जाएगा। ये सब वहां पर न्यूज में उसी तरीके से चल रहा था। पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी भी इसी बात को कह रहे थे कि मॉक ड्रिल के नाम पर इस तरह की बात चल रही है। लेकिन 6 और 7 मई 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और इसी बीच में भारत के दरअसल खुफिया एजेंसियों ने ये पूरी तैयारी कर ली थी कि आखिरकार इस बीच में हमें कैसे एयर स्ट्राइक करना है,
कहां पर करना है, क्यों करना है, कौन से ठिकानों पर करना है और इसके पीछे की क्या वजह है। ये इसलिए शायद 15 दिन लग गए थे सोचने में, समझने में, कहां कैसे क्या कदम उठाया जाएगा। और इसके लिए 22 अप्रैल से लेकर 5 मई तक के बीच की ये पूरी प्लानिंग चलती रहती है। और वो प्लानिंग क्या खुफिया एजेंसियों ने जब तैयार किया, थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने मिलकर ये प्लान पूरा बना लिया। दरअसल इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर जाकर एयर स्ट्राइक करने की ठान ली और कर देते हैं। और इस एक एयर स्ट्राइक में जो होता है वो वाकई अपने आप में कमाल हो जाता है। दरअसल इस बात की जानकारी शीर्ष सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया में आकर ये पूरी कहानी बयां की। उन्होंने बताया कि बहावलपुर, मुरीद के तेहरा कला, सियालकोट, बरनाला, कोटली में जो ये धमाके होते हैं, मुजफ्फराबाद में 2 हमले होते हैं, इस तरह से 9 अलग अलग ठिकानों को वहां पर निशाना बनाया जाता है। और निशाना बनाने के बाद लगभग 100 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देने की खबरें आती है। उन्हें खत्म कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है, न केवल उनको बल्कि उनके ठिकानों को भी। यदि हम उनके बारे में तफसील से बात करें, आराम से विस्तार से बात करने या जानने की कोशिश करें, तो पहले नंबर पर मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, जो कि जैश ए मोहम्मद का एक हेडक्वार्टर बताया जाता है, यह हेडक्वार्टर है और इसका जो प्रमुख है वो मसूद अजहर है। इसमें इस एयर स्ट्राइक में 10 उसके रिश्तेदार मारे गए। उन रिश्तेदारों में उसकी बड़ी बहन, उसका बहनोई, उसकी भतीजी, भतीजी का हस्बैंड यानी कि दामाद है, साथ ही एक अन्य भतीजी है। टोटल अगर मिलाकर के देखें तो 10 इसके परिवार के सदस्य हैं। और जब इस तक खबर पहुंचती है मसूद अजहर तक, जो कि जैश ए मोहम्मद का मुखिया होता है और यही इस इलाके में इसका हेडक्वार्टर होता है, तो ये कहता है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। जब ये बात इंडियन मीडिया ने लोगों को बताई तो वाकई ये कमाल की बात है, क्योंकि इस व्यक्ति की अगर हम और ज्यादा जानकारी की बात करें तो 24 दिसंबर साल 1999 की ये बात है। इंडियन एयरलाइंस ICA 814 हवाई जहाज इसका अपहरण कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया था। उस दिन इस हवाई जहाज के अंदर 191 मुसाफिर थे और उन आतंकवादियों ने शर्त रखी थी भारत सरकार से कि हमें यह मसूद अजहर चाहिए। साथ ही 3 और आतंकवादी जो भारत की अलग अलग जेलों में सलाखों के अंदर बंद थे, हमें वो चाहिए। तो भारत को वो छोड़ने पड़े थे अपने उन मुसाफिरों के लिए, अपने उन लोगों के लिए। जब छोड़ दिए गए थे उसके बाद जो मसूद अजहर है, इसने साल 2000 में जम्मू और कश्मीर की विधानसभा पर हमला करवाया, जो जैश ए मोहम्मद का मुखिया है। साथ ही 2001 में संसद पर हमला हुआ, साल 2016 में पठानकोट पर हमला हुआ, साल 2019 में पुलवामा पर हमला हुआ। ये सब जो हमले कराने के पीछे की जिम्मेदारी थी, ये करने वाले जो लोग हैं या जो आतंकवादी हैं, ये है जैश ए मोहम्मद के लोग। लेकिन जब एयर स्ट्राइक होती है तो एयर स्ट्राइक में यह पूरी तरह से मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है, नेस्तनाबूद हो जाता है। और यहाँ जो आतंकवादी होते हैं वो आतंकवादी भी मारे जाते हैं। बात करते हैं दूसरे की, इसका नाम है मरकज तैयबा मुरीद के। दरअसल यह लश्कर तैयबा का ठिकाना है। यहाँ पर अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। ऐसे न जाने कितने आतंकवादियों को यहाँ ट्रेनिंग दी गई होगी। अजमल कसाब की अगर हम बात करें तो अजमल कसाब 26 नवंबर 2008 की बात है। इस्माइल, शोएब, नजर जैसे लगभग 10 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में आ गए थे। वो मुंबई में, और आने के बाद सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन ताजमहल, ताज होटल, ओबराय होटल, नरीमन हाउस, यहूदी केंद्र, लियोपल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कामा हॉस्पिटल जैसी जगहों को 4 दिन तक निशाना बनाए रखा। और 160 लोगों को, जो बेकसूर लोग थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, साथ ही कई ऐसे अधिकारी थे, उनको भी यहाँ पर मार दिया गया। अब इसके बाद ये जो ट्रेनिंग लेने वाले थे, जितने भी अजमल कसाब हो, इस्माइल हो, शोएब हो, नाजिर हो, इन्होंने मरकज तैयबा मुरीद के से ट्रेनिंग ली थी, जो कि लश्कर तैयबा का ठिकाना था। 6-7 मई 2025 की रात को एयर स्ट्राइक हुआ। 1:05 के लगभग कुछ शुरू होता है और 1:30 बजे पर वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसी बीच में जो ये इनके ठिकाने थे लश्कर तैयबा का, जहां पर अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों ने ट्रेनिंग ली थी, उसको भी तबाह कर दिया गया, खत्म हो गया। तीसरे नंबर की बात करें तो जो जगह की वो मुजफ्फराबाद है। शाबाई नाला कैंप, जो कि लश्कर तैयबा का ठिकाना है। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में कई जैसे हमले हुए हैं। 22 अप्रैल 2025 की जब कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 3 आतंकवादी आते हैं, ये आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, वो हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ कर निशाना बना रहे थे, चुन रहे थे, उनको मार रहे थे और जाकर के उनसे कह रहे थे कि जाकर नरेंद्र मोदी से कह देना कि इस तरह से मारा है। और इसके बाद जो होता है वो एयर स्ट्राइक के माध्यम से पता चल ही जाता है। 20 अक्टूबर 2024 को
एक जिला है कश्मीर का, उसकी एक जगह है सोनमर्ग, जहां पर टनल का निर्माण कार्य चल रहा था। बेकसूर लोग जो मजदूर थे, डॉक्टर, कर्मचारी वहां से काम करके निकल रहे थे। रात को समय कुछ 8 बजे के आसपास का रहा होगा। आतंकवादियों ने उनको बेवजह गोलियों से भून दिया। इनकी जो ट्रेनिंग मिली थी वो शाहबाई नाला कैंप के मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जिसको ये एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। बात नंबर 4 की करते हैं। मरकज अब्बास कोटली, जो कि जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है। एलओसी से लगभग 13 किलोमीटर दूर इसका ठिकाना था। यहाँ पर फिदाइन तैयार किए जाते हैं। फिदाइन जो अपने शरीर पर कोई भी बम वगैरह बांधकर कहीं भी जाकर फट जाते हैं, मर जाते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं होती। इनको ऐसा तैयार किया जाता है जैसे कि आप 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती जो हमला हुआ था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे, यहाँ पर इस मरकज अब्बास जो कोटली है इसको भी तबाह कर दिया गया। भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक किया और इसको भी नेस्तनाबूद कर दिया। नंबर 5 अगर हम बात करें तो सैयद बिलाल कैंप जो मुजफ्फराबाद में है। यहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग, विस्फोटक जंगल में सरवाइव कैसे किया जाता है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और लश्कर तैयबा का एक ठिकाना है, यहाँ पर भी इसी तरह की एयर स्ट्राइक्स होती है। और मुजफ्फराबाद के सैयदा बिलाल कैंप को इसको भी तबाह कर दिया जाता है। नंबर 6 पर आता है महमूना जोया सियालकोट, जो कि पठानकोट हमले के लिए जो आतंकवादी थे उनको तैयार किया गया था। वो इसी जगह पर थे जो हिजबुल मुजाहिदीन का यह सेंटर बताया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र है। 28 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के कठुआ में इन्होंने एसओजी की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। तारिक अहमद, जसवंत सिंह, जगबीर सिंह, बलविंदर सिंह और 2 पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर महमूना जोया सियालकोट। और इन्होंने यहीं से ट्रेनिंग लेकर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने पठानकोट पर हमला किया था। इसको भी एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया जाता है। ऐसे ही सरजल तेहरा कला में भी आतंकवादियों का एक ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ भी इसको इसी तरह से तबाह किया जाता है। 8 नंबर की बात करें तो मस्कर राहिल शाहिद कोटली, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का केंद्र है। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला किया गया था। उन आतंकवादियों को भी इसी जगह पर मरकज राहिल शाहिद कोटली में ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ये सेंटर था। इसको भी 6 और 7 2025 की रात को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर तैयबा का ये ठिकाना है। इसमें बताया जाता है कि बरनाला कैंप, यहाँ पर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसको भी एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया गया। ये तबाह हो गया। रात में ही अचानक से पाकिस्तान ने कुछ जो अधिकारी हैं उन्होंने अलग अलग तरह के बयान देना शुरू कर दिया। बयान की बात करें तो पहले तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला हुआ है, जिसमें आम नागरिक मार दिए गए हैं। बस विदेशी सिंपैथी हासिल करने के लिए विदेशों में जाकर ये रोना रोए और विदेश में जाकर ये मैसेजेस दे सके कि देखो हमारे आम लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान की जनता को खुश करने के लिए कह दिया कि 6 भारतीय फाइटर्स को मार गिराया है और एलओसी की जो चेक पोस्ट थी उसको भी गिरा दिया है, जिसमें 3 राफेल थे, 2 एक सुखोई। उनको पूरा दिन पाकिस्तान की मीडिया ने इसी तरीके से झूठा एक तरीके से गीत गाता रहा और उनको खुश करने के लिए कि हमने सब कुछ ऐसा कर दिया है। तीसरा बयान पाकिस्तान की तरफ से जो सोशल मीडिया पर इधर उधर चल रहा था, ISPR ये पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर हैं। भारत के बारे में इन्होंने कहा कि भारत की ओर से 24 मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें 8 लोग मरे और 35 घायल हुए। अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की बातें। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार पटखनी दी है, हर बार पटखनी खाने के बाद भी वो, जैसे उसकी एक आदत है, एक कहावत है किसी को कि अगर पीट दो तो पीटने के बाद फिर से कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है कि अब के मार के दिखा तो जाने। हर बार भारत इसी तरीके से मारता है, हर बार भारत हराता है, मजा चखाता है और फिर भी वो पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर कपड़े झाड़ कर यूं ही खड़ा हो जाता है। जब ये 7 मई 2025 को मीडिया में खबरें आती हैं, लोगों तक बात पहुंचती है, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री सामने आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो वाकई दिल जीतने वाला था लोगों का। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, चाहे वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना हो, उन्होंने बहुत कम समय में यानी कि महज 15 दिन के अंदर एक सटीक प्लानिंग की, जो खुफिया एजेंसीज के माध्यम से जानकारी मिली, आतंकवादी प्रशिक्षण के ठिकानों की, उसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने बहुत कम समय में अपना जो ये कर्तव्य दिखाया, बिल्कुल सटीक निशाना बैठा है। तो इस तरीके से भारतीय सेना जो है वो हमेशा से वाकई में एक सम्मान के काबिल है, एक सैल्यूट की हकदार है और हमें हमारी भारत की सेना पर काफी भरोसा है। और क्यों ना ये सैल्यूट की हकदार हो, क्योंकि ये नया भारत है। इस
पूरे घटनाक्रम को जान करके आप क्या सोचते हैं? आपके अंदर किस तरीके के विचार इस वक्त चल रहे हैं भारत पाकिस्तान की ये जो तनावपूर्ण स्थिति है इसको लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।